हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। मैं हूं शोभा मैम और स्वागत है इस नए वीडियो में आप सभी का। तो स्टूडेंट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है जिसे आप डिटेल में वहां पर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या है आपने स्टडी किया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन क्या है? तो अगर आपने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस पढ़ा है तो वहां हमने देखा कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के टॉपिक में कि ये एक कंपनी है जो एक कंट्री में नहीं बल्कि कई सारे कंट्रीज में पाई जाती है। इनके प्रोडक्ट कई सारे कंट्रीज में पाए जाते हैं। तो आखिर ये अपने प्रोडक्शन को इंटरलिंक कैसे करते हैं और जब ये फॉरेन कंट्रीज में जाकर ट्रेड करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होता है, आज इन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जिन बच्चों ने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या है, अगर उस टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उसे जरूर से कंप्लीट कीजिएगा और उसके बाद इसे कंटिन्यू कीजिएगा। और स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाना जरूर तो नोट्स जरूर बनाइएगा जो आपके बोर्ड्स के प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले जाने आखिर व्हाट आर द कंडीशन दैट रिक्वायर्ड टू सेट अप इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ऐसे कौन से कंडीशंस एमएनसीज चेक करती है किसी दूसरे कंट्रीज में अपनी कंपनी सेटअप करने से आगे। तो अपनी कंपनी दूसरे कंट्रीज में सेटअप करने से आगे एमएनसीज चेक करती है मार्केट कैसा है, चीप लेबर के बारे में, और इसके साथ साथ जो कि सबसे वाइटल है जिसके बिना तो काम नहीं होगा वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो आइए इन तीनों पॉइंट को सबसे पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एमएनसीज अपने कंपनी कहां पर सेटअप करती है, अपना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किस कंट्री के लिए करती है, वहां जहां पर उसका डिमांड होता है, यानी कि उसको खरीदने के लिए मार्केट अवेलेबल होता है। ओके, तो ऐसी जगह की डिमांड अगर नहीं होगी तो एमएनसीज अपनी जो है प्रोडक्ट वहां पर सेल नहीं करेगी क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, बेनिफिट तो कुछ नहीं होगा। और याद रखिए कि एमएनसीज अगर किसी दूसरे कंट्रीज में जा करके अगर अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहती है तो दैट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ द प्रॉफिट। एमएनसीज कोई भी काम विदाउट प्रॉफिट नहीं करती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, चीप लेबर। तो अब एमएनसी देखती है कि भाई हमारे कंट्री में तो अब चीप लेबर है नहीं, इन लोगों ने तो भाई बेटर कंडीशन, बेटर वर्किंग कंडीशन एंड हायर वेजेस के लिए डिमांड करना शुरू किया। तो ये करते हैं उनको बाय बाय, बोलते कि भाई अब आप यहाँ रहिए, आप यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट करते रहिए, हम तो चले दूसरे देश। अब दूसरे देश में क्या करने के लिए जा रहे, चीप लेबर जहां पर अवेलेबल है, क्योंकि अपने देश में या फिर जिस जगह पे उन्होंने पहले अपनी फैक्ट्री सेटअप की थी अगर वहां पर चीप लेबर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो उनको नुकसान होगा, उनको बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे कंट्रीज पे जाते हैं या ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं वेयर देयर इज अ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर जो है अवेलेबल होंगे। किस तरह के लेबर अवेलेबल होंगे, स्किल्ड लेबर अवेलेबल होने चाहिए और अनस्किल्ड लेबर, दोनों ही तरह के लेबर जो है उनकी जरूरत पड़ती है। और वो भी कैसे, प्राइस में लो कॉस्ट में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर लो कॉस्ट में नहीं मिलेगा, अगर लेबर को बहुत ज्यादा वेजेस देने पड़ेंगे, लेबर्स को बहुत ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, तो इन सबका प्राइस मिला करके ही तो हम किसी प्रोडक्ट का पूरा चार्ज करते हैं एमआरपी, राइट। तो उस प्रोडक्ट का प्राइस अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर उसे कौन खरीदेगा, इसलिए ये ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहां पर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही तरह के लेबर आपको लो कॉस्ट में अवेलेबल हो। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, कि हम अगर किसी दूसरे देश में अगर अपनी कंपनी सेटअप करेंगे तो आखिर वहां की गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन कंपनीज के लिए, क्या गवर्नमेंट कोई छूट दे रही है कि नहीं, कोई बेनिफिट दे रहा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा, वहां पर मार्केट अगर टाइट कंट्रोल होगा तो एमएनसीज ऐसे जगह पे कभी भी अपने फैक्ट्री सेटअप नहीं करेंगे क्योंकि इससे उनको उस कंट्री को बहुत ज्यादा ट्रेड टैरिफ देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो एमएनसीज माइट लुक फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी जो किसके इंटरेस्ट को देख रही है, जो एमएनसीज के इंटरेस्ट को देख रही है, राइट, एमएनसीज को बेनिफिट्स दे रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वहां पर हम फैक्ट्री सेटअप नहीं कर सकते हैं,
चाहे आपके पास में कितना भी मार्केट हो या फिर आपके पास में चीप लेबर अवेलेबल हो, क्योंकि मार्केट में अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो आपका कंपटीशन जो है वो दूसरे प्रोडक्ट के साथ है, सेम दूसरे प्रोडक्ट के साथ में है, राइट। तो अगर मान लो मोबाइल, तो मोबाइल आप देखते हो एक ही कंपनी का नहीं है बल्कि कई सारे ब्रांड है मोबाइल्स के, और हर किसी का एक दूसरे के साथ कंपटीशन है, और हर मोबाइल कंपनी जो है चीप प्राइस में आपको सारे अच्छे फीचर्स देने के लिए तैयार हो जाती है, ताकि मार्केट में वो उतर सके, लोगों तक पहुंच सके। और लोगों को जब एक बार उस प्रोडक्ट की हैबिट हो जाए तो फिर वो दूसरे प्रोडक्ट में बहुत कम ही शिफ्ट करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो अब तक हमने देखा कि आखिर एमएनसीज जो है किस कंडीशंस के बेसिस पर दूसरे कंट्रीज पर अपनी कंपनी सेटअप करती है। अब हम बात करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो ऑब्वियसली जब कोई दूसरा देश जैसे कि इंडिया में अमेरिका ने आकर अपना इन्वेस्टमेंट किया तो दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि द मनी। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले पढ़िएगा, सबसे पहले पढ़िएगा व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, कि आखिर इन्वेस्टमेंट क्या है। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है। दैट इज द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय व्हाट, स्पेंट टू बाय एसेट्स। अब किन एसेट्स की जरूरत लगती है हमें किसी भी कंट्री में जाकर के अपनी कंपनी सेटअप करने के लिए या फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है लैंड, या तो फिर हम कोई बिल्डिंग खरीद लेते हैं या तो कोई पुरानी फैक्ट्रीज भी खरीद लेते हैं, मशीन्स लेते हैं, और इसके अलावा जो भी अदर इक्विपमेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है जो हम खरीदते हैं, उसके लिए हम जो पैसा स्पेंड करते हैं इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और जब ये इन्वेस्टमेंट एमएनसीज के द्वारा होती है, व्हेन दीज इन्वेस्टमेंट्स आर डन बाय होम, एमएनसीज के थ्रू होती है, देन दीज इन्वेस्टमेंट्स आर कॉल्ड व्हाट, दीज इन्वेस्टमेंट्स आर कॉल्ड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तब इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो आई होप क्लियर होगा कि आपको व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब द मनी दैट वी स्पेंड फॉर बाइंग समथिंग, फॉर व्हाट बाइंग, बाइंग लैंड, बाइंग बिल्डिंग्स, बाइंग मशीनरीज। और जब हम इन सब के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन जब ये इन्वेस्टमेंट किसी एमएनसी के थ्रू होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एमएनसीज मेड इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज। तो आखिर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, लेकिन क्या केवल पैसा हम जाकर के ऐसे किसी जगह पे चले जाएंगे, जमीन खरीद लेंगे, मशीनरीज खरीद लेंगे। तो आखिर एमएनसीज जो है वो किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी कंट्रीज में, राइट। किसी भी कंट्री में एमएनसी कैसे इन्वेस्टमेंट करता है। तो एमएनसी के इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे वेज है, और उसमें पहला है दैट इज व्हाट, बाय पार्टनरशिप। एमएनसी क्या करती है, पार्टनरशिप। सेकंड क्या है, लोकल कंपनीज को खरीद कर। और थर्ड क्या है, प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन। तो ये 3 पॉइंट अपने कॉपी में कीवर्ड्स नोट करके रखिएगा कि आखिर कंपनीज किस तरह से, एमएनसीज जो है वो किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट करती है फॉर मेकिंग प्रोडक्शन और कंट्रोलिंग प्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 बाय पार्टनरशिप, नंबर 2 बाइंग लोकल कंपनीज, और नंबर 3 क्या है, प्लेसेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन। तो चलिए इन तीनों पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एमएनसी जो है वो दूसरे कंट्री में पार्टनरशिप करती है। किसके साथ पार्टनरशिप करती है, लोकल कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप करती है। अब एमएनसी तो अपने बेनिफिट के लिए आ रही है, लेकिन क्या लोकल कंपनी को भी एमएनसी के साथ पार्टनरशिप करने से कोई बेनिफिट होता है? देन द आंसर इज यस, देन द आंसर इज यस। तो यहाँ एक क्वेश्चन लिखेगा दैट व्हाट बेनिफिट द लोकल कंपनीज गेट when they are engaging or when they are making partnership with the MNCs। क्वेश्चन क्या लिखेगा, that is the benefit received by the local companies when they are making the partnership with MNCs। तो पार्टनरशिप जब MNCs के थ्रू होती है, जॉइंट प्रोडक्शन के थ्रू होती है, तो लोकल कंपनीज को टू फोल्ड जो है बेनिफिट होता है। तो अभी मैंने क्या बताया,
कि पार्टनरशिप जब कंपनी करती है, एमएनसी करती है किसी लोकल कंपनी से, तो डेफिनेटली वो अपने बेनिफिट के लिए करती है, उसको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। वो उस कंपनी को डोमिनेट करता है, उस कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन उसके अकॉर्डिंग काम करने लगती है, क्योंकि वो लोकल कंपनी है, वो एमएनसी के कंपैरिजन में छोटा सा है, राइट। क्योंकि एमएनसी मल्टीनेशनल है, वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, और लोकल कंपनी एक छोटे से जगह पे सेटअप है। तो अब जब एमएनसीज लोकल कंपनीज के साथ सेटअप करती है तो एमएनसीज को बेनिफिट होता है, लेकिन जब लोकल कंपनीज जो है एमएनसीज के साथ टाई अप करते हैं तो उनको भी टू फोल्ड बेनिफिट होता है। अब वो टू फोल्ड बेनिफिट क्या है? फर्स्ट, एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी। तो लोकल कंपनी है, लोकल कंपनी होने का मतलब है कि उनके पास फंड कम है, तो एमएनसी सबसे पहले उनको फंड प्रोवाइड करता है, यानी कि मनी प्रोवाइड करता है। अब एमएनसी उस लोकल कंपनी को क्यों फंड प्रोवाइड कर रहा है? तो एमएनसी उस लोकल कंपनी को इसलिए फंड प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो लोग नए तरीके से एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर पाए। अगर उनके पास में अच्छी लेवल की मशीनरीज नहीं है तो वो अच्छी लेवल की मशीनरीज खरीद पाए, टूल्स खरीद पाए, जिससे प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन, दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। तो टू फोल्ड बेनिफिट में पहला बेनिफिट क्या है कि अगर हम एमएनसीज के साथ में टाई अप करते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्शन करने के लिए निकलते हैं, तो एमएनसी सबसे पहले लोकल कंपनीज को क्या प्रोवाइड करता है? मनी प्रोवाइड करता है। और मनी प्रोवाइड करने का ये मतलब नहीं है कि एमएनसी लोकल कंपनीज को हेल्प कर रहा है, बल्कि एमएनसी जो कुछ कर रहा है वो उसके खुद के बेनिफिट के लिए, हाँ, लेकिन इससे लोकल कंपनीज को भी बेनिफिट मिलता है। सेकेंड बेनिफिट क्या है? एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। ऑब्वियसली मल्टीनेशनल कंपनीज है ये, है ना, अलग अलग नेशंस में है, तो ऐसी कंपनीज के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी जो कि एक लोकल कंपनी के पास नहीं होगी। तो यानी लोकल कंपनी को पहले क्या मिला? एमएनसी के पास साथ काम करने से उनको पैसा मिला ताकि वो अपने फैक्ट्री या कंपनी को और आगे बढ़ा पाए। साथ ही साथ उनको नेक्स्ट चीज क्या मिलता है एमएनसी के थ्रू? नेक्स्ट उनको मिलता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू आप सोच सकते हैं कि लोकल कंपनी जो है कितना आगे बढ़ सकती है। तो दिस इज द बेनिफिट दैट द लोकल कंपनी रिसीव। लेकिन एक बार बार कहती हूँ कि एमएनसी जो भी करता है वो एमएनसी के बेनिफिट के लिए है। ओके, तो एमएनसी सबसे पहले कंट्रोलिंग प्रोडक्शन या फिर अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करता है? पार्टनरशिप के थ्रू। पार्टनरशिप किसी लोकल कंपनी से करता है, लोकल कंपनी से पार्टनरशिप करके उस लोकल कंपनी को पैसा देता है ताकि वो नई मशीनरीज खरीद पाए, और साथ ही साथ लोकल कंपनीज को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता चलता है। अब ये तो हो गया ज्वाइंट प्रोडक्शन, राइट, हम दोनों मिलकर प्रोडक्शन करेंगे, एमएनसी और एक लोकल कंपनी। अब नेक्स्ट है एमएनसी क्या करती है कि उनके पास तो बहुत पैसा है, अब वो लोकल कंपनी को ही खरीद लेती है। वो अगर किसी दूसरे कंट्री पे या किसी भी प्लेस पे जाकर अपनी कंपनी सेटअप करना चाहते हैं या फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो सेकेंड स्टेप क्या है? अगर ज्वाइंट प्रोडक्शन नहीं किया तो सेकेंड स्टेप वो अडॉप्ट करते हैं कि चलो भाई लोकल कंपनी को ही खरीद लेते हैं। चलिए, सो द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसीज इन्वेस्टमेंट इज टू बाई अप लोकल कंपनीज। ये मोस्ट कॉमन रूट है जिससे एमएनसी क्या करती है? एमएनसी लोकल कंपनीज को खरीद लेती है और उसके बाद उस लोकल कंपनी का एक्सपेंशन करती है ताकि उनका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो पाए। ओके, तो जैसे कि ये आपका क्या है? दिस इज एक्चुअली अमेरिकन एमएनसी। ये एक अमेरिकन एमएनसी है, कारगिल फूड्स। ठीक है, कारगिल फूड्स, ये एग्जांपल कारगिल फूड्स। ये क्या है? ये एक अमेरिकन एमएनसी है। अब इस अमेरिकन एमएनसी ने क्या किया? इस अमेरिकन एमएनसी ने परक फूड को जो है बाय अप कर लिया। अब परक फूड को जब खरीदा तो ये परक फूड का नेटवर्क जो है वो भारत में पूरे चारों तरफ छाया हुआ था। तो ऐसी कंपनी को बाय करते हैं जिनका नेटवर्क पूरे भारत में होगा, राइट। अगर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंडिया में आकर ऐसी कंपनी को वो खरीदेंगे जिससे उनको पूरा नेटवर्क मिले, उसके प्रोडक्ट का डिमांड हो,
हाँ कंपनी लेकिन एमएनसीज के कंपैरिजन में छोटी है, लेकिन उन्होंने इसको बाय अप कर लिया। अब ये जो परख का प्रोडक्शन जो है पूरे भारतवर्ष में होता था, तो अब कारगिल फूड्स ने इसको खरीद लिया और कारगिल फूड्स ने एडिबल ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू किया। अब आज के टाइम पे कारगिल फूड्स जो है पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा एडिबल ऑयल जो है प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये था किस तरह से एक छोटी कंपनी एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद कर और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करती है और प्रोडक्शंस को एक्सपेंड करते चली जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द पावर ऑफ एमएनसी। आखिर एमएनसी में कितना पावर है? तो अब हमने देखा 2 पॉइंट कि भाई एमएनसी क्या करती है। एमएनसी जो है वो आपका जॉइंट प्रोडक्शन करती है। दूसरा हमने देखा कि एमएनसी जो लोकल कंपनी को ही खरीद देती है। तो इन 2 पॉइंट से ये तो पता चल गया कि एमएनसी के पास में बहुत पावर है ना, एकदम दमखम है। भाई पूरी दुनिया पे राज तभी तो करेंगे जब तो हमारे पास पावर होगा। और पावर के लिए सबसे पहली बात क्या है? मेनी ऑफ द टॉप एमएनसीज हैव वेल्थ। सबके पास इतना वेल्थ है एक्सीडिंग द एंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज गवर्नमेंट। याद रखिए, एक एक एमएनसी इतनी पैसे वाली है कि एक डेवलपिंग कंट्रीज के गवर्नमेंट का जितना बजट है उतना उनके पास में पैसा है। एंड विथ सच एनॉर्मस वेल्थ, इतना पैसा है कि इमेजिन कर दीजिए कि एमएनसी कैसे किसी दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्शन को किसी दूसरे कंट्रीज की इवन कई बार पॉलिसीज को भी वो इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं। ओके, and these large MNCs have tremendous power to determine the price कि हम अपने प्रोडक्ट को किस प्राइस में बेचेंगे, हमारी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, डिलीवरी एकदम ऑन टाइम, एकदम विद इन द लिमिट, जो डेट दिया बाय डेट में आ जाना चाहिए। जैसे आप लोग देखते हो अधिकतर फ्लिपकार्ट से डिलीवरी आती है, अमेजन से आती है ना? तो ये सब कुछ उनके कंडीशंस पर होता है। एंड लेबर कंडीशन फॉर दीज डिस्टेंट प्रोड्यूसर्स, everything is actually decided by what? Everything is decided by mostly by MNCs only. तो MNCs का पावर क्या है? MNCs के पास में बहुत पावर है। Now next one, तो पहला तो हमने देखा जिससे हमें MNC के पावर के बारे में पता चला कि MNC कैसा है। MNC जो है किसी भी कंट्री में जाकर के वह ज्वाइंट पार्टनरशिप कर सकती है, या तो फिर ज्वाइंट पार्टनरशिप नहीं मिला तो चलो भाई कोई एक कंपनी जो वहां पर उनका अच्छा डेवलपमेंट है, चलो उसी कंपनी को खरीद लेते हैं, हम तो पैसा दे रहे हैं, आपको बेटर बेनिफिट मिलेगा हमसे, तो खरीद लिया। अब तीसरा जो ऑप्शन है, प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट क्या करती है एमएनसी? ऑर्डर प्लेस करती है। किस चीज के लिए ऑर्डर प्लेस करती है? फॉर द प्रोडक्शन। तो लार्ज एमएनसी जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज की, डेवलप्ड कंट्रीज दे प्लेसेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर। यानी कि इस समय वो क्या कर रहे हैं? वो जॉइंट प्रोडक्शन नहीं कर रहे, दे आर नॉट गोइंग फॉर जॉइंट प्रोडक्शन, राइट? वो जॉइंट प्रोडक्शन के लिए भी नहीं जा रहे हैं, राइट? एंड नॉट गोइंग टू बाई अप, नॉट फॉर बाइंग अप, राइट? नॉट फॉर व्हाट? नॉट फॉर बाई अप, कि अब हमको बाइंग भी नहीं करना है। We don't want to buying up the local companies, कि लोकल कंपनीज को भी बाई अप नहीं करना है। क्या जरूरत है ये दोनों काम करने की? चलिए हम अपने घर पे यानी हम यूएसए में बैठ करके क्यों ना इंडिया में ही उसी कंपनी को ऑर्डर दे दे और वो हमारे लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके ला दे, राइट? यानी सब कुछ यहाँ पर कंपनी का होगा। किस कंपनी का? जो कंपनी इंडिया में है। इंडिया में अगर वो कंपनी है जिसके साथ उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई हम आपको 1000 पीस दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि 1000 पीसेस हमें इतने दिन में चाहिए, हम आपको उसका पैसा दे देंगे, लेकिन सब क्वालिटी से लेकर के सब कुछ हम डिटरमाइन करेंगे, राइट? तो अब ऐसा कैसे होता है? तो अब ऐसा होता है कि जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है या फॉरेन बेस्ड कंपनी है वो इंडिया में किसी गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि भाई मुझे 10 दिन के अंदर 50,000 शर्ट के पीस चाहिए। नेक्स्ट, या फिर हमने किसी जूते बनाने वाली फैक्ट्री को, फुटवेयर कंपनी को ऑर्डर दे दिया कि हमें इतना बल्क में जूता चाहिए। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑर्डर दे दिया कि आप हमें इतना स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट तैयार करके भेजिए। यानी कि एक कंपनी जो यूएसए में बैठी है, यूएसए में बैठकर वो इंडिया के जो गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको ऑर्डर दे रही है।
जो फुटवेयर कंपनी है उनको ऑर्डर दे रही है, जो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको ऑर्डर दे रही है, लेकिन वो यहाँ पर आकर अपनी कंपनी नहीं सेटअप कर रहे, वो ऑर्डर दे करके सब कुछ यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। नाउ तो अब ये जो ऑर्डर दिया, अब ये ऑर्डर से जो प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन अदर कंट्री जो है वो अब मान लो यूएसए ने किसको ऑर्डर दिया, यूएसए ने इंडिया में बैठी एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑर्डर दिया कि भाई हमें शर्ट्स के 1000 पीस चाहिए या 10,000 पीस चाहिए। अब यहाँ जो ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जो शर्ट प्रोड्यूस किया वो अब किसको भेजा जाएगा, सप्लाइड होगा आपका किसका, तो सप्लाइड टू द एमएनसी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन अदर कंट्रीज सप्लाइड टू द एमएनसी एंड दीज एमएनसी डू व्हाट, दीज एमएनसीज जो है सेल दीज प्रोडक्ट अंडर देयर ओन ब्रांड। अब यानी कि यूएसए ने इंडिया के गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑर्डर दिया, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने शर्ट बनाया, शर्ट बना करके एमएनसी को दिया, एमएनसी ने क्या किया, एमएनसी ने अपना ब्रांड नेम अपना टैग लगा करके उसको बेचना शुरू कर दिया। जैसे कि एग्जांपल्स है एडिडास, ली, नाइकी, हॉफमैन, राइट, ये सब ऐसे ब्रांड है जो मल्टीनेशनल्स है और जो अपने प्रोडक्ट के लिए क्या है कई बार ऑर्डर्स देते हैं दूसरे कंट्रीज में, यानी वहां पर ना कोई जॉइंट प्रोडक्शन करना है ना वहां की लोकल कंपनी को खरीदना है, यानी जॉइंट प्रोडक्शन नहीं होगा तो भाई हम वहां पर मनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम वहां पर न्यू टेक्नोलॉजी भी नहीं पहुंचा रहे हैं, हम वहां का कोई सरदर्दी नहीं ले रहे, हम सीधा सीधा वहां की एक कंपनी को हमने ऑर्डर दे दिया, हमें इतना चाहिए और इतना माल आ जाने के बाद एमएनसी उसको क्या करती है, अपना ब्रांड का टैग लगाकर उसे दूसरों को बेचना शुरू करती है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से एमएनसी जो है ना अपने प्रोडक्शन को इंटरलिंक करती है। तो कितने ऑप्शंस हमने पढ़े प्रोडक्शन के इंटरलिंकिंग के, तो हमने देखा नंबर 1 बाय जॉइंट प्रोडक्शन, राइट, जॉइंट प्रोडक्शन यानी कि मेकिंग पार्टनरशिप, हमने ये देखा। सेकंड क्या किया, बाइंग अप करके, किसको बाइंग अप कर रहे हैं, बाइंग अप कर रहे हैं लोकल कंपनीज को। और तीसरा हमने क्या देखा, बाय गिविंग ऑर्डर्स, राइट, तीसरा हमने देखा बाय गिविंग ऑर्डर्स, ऑर्डर्स दे करके हम दूसरे कंट्रीज में प्रोडक्शन करवा रहे और वो प्रोडक्शन हमारे पास आ रहा है, फिर हम अपना टैग लगा रहे, टैग लगा करके पूरी दुनिया में सेल कर रहे हैं, राइट। तो ये है किस तरह से एमएनसीज प्रोडक्शंस करती है, प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है और कैसे उनका ब्रांड पूरी दुनिया में पहुंचता है और किस तरह से प्रोडक्शन का इंटरलिंकिंग होता है, यानी एक चेन जुड़ा हुआ है, एक चेन है, मार्केट पूरा इंटीग्रेट होकर के चलता है। ओके, तो अब बात करते हैं आखिर इस मार्केट इंटीग्रेशन से बेनिफिट क्या है, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड्स के क्या क्या बेनिफिट है। नंबर 1, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी। फॉरेन ट्रेड क्या क्रिएट करता है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, किसके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, यानी एमएनसीज के लिए, टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, यानी अपने घरेलू मार्केट में अगर हमने सेल किया तो लिमिटेड अमाउंट में हमारा प्रोडक्ट बिक्री होगा, लेकिन यही अगर किसी दूसरी कंट्री में पहुंचा रहे, दूसरे कंट्रीज के कंज्यूमर्स तक अगर हमारी रीच हो रही है, यानी हमारा प्रॉफिट दुगना हो गया। तो ये पहला आपको बेनिफिट मिला, बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट, कंपीट कर सकते हैं इन मार्केट लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कि अब दूसरे कंट्रीज के जो मार्केट है वहां पर भी तो सेम प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन हम उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं और हमारा डोमिनेशन कितना है, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड कितना है, उस पर ये सब कुछ टिका होता है। और जितना अच्छा प्रोडक्ट हम देंगे उतना ज्यादा जो है हमें प्रॉफिट गेन होगा। अब लास्ट जो है, गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर एंड चॉइसेस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस। अब जैसे कि इंडिया की बात कर ले, इंडिया में 1990s के पहले तक इतने ज्यादा जो आपको ये खिलौने नहीं देखने के लिए मिलेंगे, टॉयज ले लेते हैं, ठीक है। तो इंडियन टॉयज और अगर हम चाइनीज टॉयज में कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा मैडम चाइनीज टॉयज तो एकदम सस्ते में हमारे पास अवेलेबल होता है, इवन कई बेटर क्वालिटीज के साथ अवेलेबल होता है ना। तो अब ऐसे कंडीशन में हमारे इंडियन टॉयज मेकर्स के साथ में क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है
कि उनको अपने देश में चाइना के साथ में कंपटीशन करना पड़ रहा है, चाइनीज प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन करना पड़ रहा है, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट उन कंपैरिजन टू चाइनीज प्रोडक्ट बहुत ही महंगे होते जाते हैं, और चाइना जो है उसी चीज को हमें सस्ते दामों पे हमारे हाथों पे ला कर दे देता है। और कंज्यूमर क्या देखता है, जो खरीदार होता है वो ये देखता है कि हमें सस्ते में क्या मिल रहा है, अच्छा भी क्या मिल रहा है, दोनों ही देखता है, वो क्वालिटी भी देखता है और अच्छा भी देखता है। ठीक है, तो कई बार क्वालिटी जो है वो इंडियन चीजों की ही अच्छी होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उसके प्राइस ज्यादा होते तो लोग दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट कर जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार अच्छी चीजें भी मार्केट में सेल नहीं हो पाती है, और जो अच्छा नहीं होता है, जैसे कि चाइनीज प्रोडक्ट का कोई गारंटी और वारंटी नहीं होता है, लेकिन लोग फिर भी उसी को खरीद कर लेकर आते हैं। अरे सस्ता तो है ना, वो अगर 10,000 है तो ये 2,000 में मिल रहा है, तो क्यों ना 2,000 में ही अपना काम चला लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोगों का जो इनकम भी तो बहुत कम है। तब ऐसे कंडीशन में अगर जहां पर कैपिटा इनकम कम है, तो लोग कम दाम वाली ही सामानों को यूज करना ज्यादा पसंद करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लो इंडिया जैसे देश या किसी भी देश में अगर फॉरेन कंट्रीज जो है अपना प्रोडक्ट पहुंचाती है, तो वहां पर फॉरेन कंट्रीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट होना शुरू होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट व्हाट दैट फॉरेन ट्रेड का आउटकम क्या है। तो फॉरेन ट्रेड का आउटकम क्या है, इट रिजल्ट इन कनेक्शन व्हाट, इट रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। तो फॉरेन ट्रेड से क्या होता है, मार्केट्स का कनेक्शन होता है या इंटीग्रेशन होता है मार्केट का ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, एंड इन डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट कंट्रीज में जाकर इंटीग्रेशन होता है। ओके, और जिससे जो है एमएनसीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ओके, तो आई होप कि स्टूडेंट आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि एमएनसी के पूरे डिटेल पॉइंट को हमने डिस्कस किया ग्लोबलाइजेशन किस टॉपिक में, कि आखिर एमएनसी किस तरह से प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही है, उसकी क्वालिटी से लेकर के सब कुछ वो चेक करती है, और उन सब में उनको बेनिफिट होता है। जैसे कि मान लो, जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि इंडिया में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को उन्होंने शर्ट बनाने के लिए दिया, तो जो शर्ट पूरी तरह से मैन्युफैक्चर होकर के एमएनसी को 600 रुपीज में अगर वो मिलती है, एमएनसी को इंडियन गारमेंट मैन्युफैक्चर अगर वो शर्ट तैयार करके पूरे तरह से 600 रुपीज में उनको देती है, तो वही जब उस एमएनसी का ब्रांड लग जाता है तो ये ऑलमोस्ट डबल हो जाता है 1200 रुपीज और इवन मोर। तो आप समझ सकते हैं कि एक एमएनसी को कितना प्रॉफिट होता है, ना उसका कंपनी सेटअप करने का खर्चा, ना मशीनरी लगाने का खर्चा, ना रिपेयर करने का खर्चा, कोई चीज नहीं। आपको दिया मैंने ऑर्डर, आप ला करके दे दीजिए, हमें पैसा लेकर के चली जाइए, एंड इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड हम कैंसिल भी कर देंगे ऑर्डर। तो इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस भी वो अपने हिसाब से लगा कर रखते हैं। ओके, तो आई होप स्टूडेंट कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस टॉपिक को जरूर देखिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आप जितना अपने कॉपी में नोट्स बनाएंगे वो आपके बोर्ड्स के रिवीजन के लिए उतना ही अच्छा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले नए वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, और प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, बाय एवरीवन।